हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं फॉर सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। तो हाँ दोस्तों, जिन लोगों का एग्जाम 22 के अंदर है, वेदर जून और दिसंबर, उन सभी लोगों के लिए ये न्यू बैच का रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा नया बैच है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स का जो एडवांस टेक्स्ट लॉ का पेपर होता है दोस्तों, उसके लिए ये नया रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज हमारा पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। तो मैं आज आप लोगों को पहली पहली क्लास में ये बताने वाला हूं कि आपका कोर्स कैसे डिजाइंड है, मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊंगा, नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों के मन में दोस्तों जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो दिल थामकर बैठिएगा। सीएस प्रोफेशनल एडवांस टैक्स लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा नया बैच है, जून और दिसंबर 22 के लिए। जो स्टूडेंट्स अपना एग्जाम 23 में देंगे, क्या वो भी इस बैच को देख सकते हैं? हाँ दोस्तों, देख सकते हैं, लेकिन आपको पता है टेक्स्ट के अंदर अमेंडमेंट्स होते हैं। तो ये जो 22 में एग्जाम देंगे उनके लिए तो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग बैच है, लेकिन जिनका एग्जाम 23 में है भाई, वो इन क्लासेस को देख सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट वीडियोस अलग से आप लोगों को देखने पड़ेंगे। वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर एज वेल एज जो हमारी एप्लीकेशन है अमित खांडल क्लासेस फ्रॉम द प्ले स्टोर, जहां से आप इस कोर्स को सब्सक्राइब भी करेंगे, वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगी। सर, इसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा ये बैच 160 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, यकीन मानिए दोस्तों, पूरा 160 घंटे में हम आपको कंप्लीट कोर्स करवा देंगे। और इसके अंदर नॉट ओनली कॉन्सेप्ट्स, हम आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चंस भी क्लास के अंदर सॉल्व करवा कर चलेंगे। दोस्तों, ये रेगुलर बैच रहेगा, कंप्लीट कवरेज होगा। सीएस का जो स्टडी मैट है आपका, सीएस स्टडी मैट का फुल कवरेज हम यहां पर करके चलेंगे। रेगुलर बैच आप लोगों के लिए रहेगा। आपको बुक्स कौन सी मिलेंगी, क्या मिलेंगी, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को दोस्तों यहां पर कॉन्सेप्ट नोट्स बनवाए जाएंगे। ये दोस्तों हमारा क्लास का एक स्पेशल फीचर रहेगा कि हम आप लोगों को यहां पर कॉन्सेप्ट नोट्स बनवाकर चलेंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स। और दोस्तों, ये वो नोट्स हैं जो आप लोगों को एक रजिस्टर क्रिएट करना पड़ेगा। आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, 200 से लेकर 250 पेजेस के बीच का एक नया कॉपी, एक रजिस्टर आपको बनाना है, जिसमें हम आप लोगों को ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट नोट करवाएंगे। दोस्तों, जब आप चीजों को लिखते हैं तो आपको चीजें याद होती हैं। अगर आप प्रिंटेड मटेरियल से डायरेक्ट पढ़ते हो, पहले हम भी प्रिंटेड से पढ़ाया करते थे, लेकिन दोस्तों जब से हमने हैंडराइटिंग नोट्स का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है, सो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स का हमारे पास मैसेज आया कि सर हमें चीजें याद होने लगी हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब आप खुद अपनी कॉपी में लिखते हो तो आपके दिमाग को मैसेज जाता है और चीजें बहुत जल्दी से आप लोगों को याद हो जाती हैं। याद करिए दोस्तों वो दिन जब आप स्कूल में नोट्स बनाया करते थे और चीजें कितनी जल्दी आपको याद होती थी। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे, जैसा कि मैं अभी क्लास लूंगा, लेक्चर 1 लूंगा, लेक्चर 2 आप देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज द वे ऑफ टीचिंग, हम कैसे आपको पढ़ाते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स जो मैंने 22 एग्जाम्स के लिए बनाए, उनसे आप लोगों को पढ़ाकर चलूंगा। दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा इन पीडीएफ फॉर्म, जिसके अंदर अल्टीमेट क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों का प्रोफेशनल लेवल है, एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा, पेपर इतना इजी नहीं आता है दोस्तों। तो आपको जो मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा ना, वो अप टू द मार्क दूंगा दोस्तों। अल्टीमेट क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू 22 एग्जामिनेशन।
फुल्ली अपडेटेड क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा इन पीडीएफ फॉर्म। और दोस्तों आपको मजा आ जाएगा, और आप जब उन क्वेश्चंस को करेंगे आपको लगेगा यार कुछ लेवल है, कुछ लेवल है। दोस्तों अगर आप मेरे इन कॉन्सेप्ट नोट्स को पढ़ेंगे, क्लास के अंदर नोट्स बनाएंगे, मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा नोट्स बनाने का, क्वेश्चन बैंक को मैं साथ में करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा लो बच्चों कर लो क्वेश्चन, ना, सारे के सारे क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे और पूरा मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। दोस्तों यकीन मानिए, कुछ क्वेश्चंस जो बिल्कुल सेम कैटेगरी के होंगे, सेम बराबर लेवल के होंगे, वो हम आपको अलग से प्रैक्टिस करने के लिए भी देंगे। दोस्तों तो अगर आप इस तरीके से चलोगे तो यू विल गेट इजीली 80% और मोर मार्क्स। आपको अगर 40-50 नंबर चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए, तो वो तो मैं कोर्स खत्म होने के बाद आपको बता दूंगा, भाई आप इन चैप्टर्स को कर लो, आपके आराम से 40 से 50 नंबर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप 70, 80, 90 मार्क्स तक स्कोर करना चाहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, तो आपको दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन बैंक अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट नोट्स, मैं जो जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। राइट। क्लासेस कैसे मिलेगी दोस्तों? ये हमारा एक एंड्रॉइड ऐप है जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना रहेगा, अमित खांडल क्लासेस। इसको आप डाउनलोड कर लो, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, जैसे आप देखना चाहते हो देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 160 आवर्स का हमारा क्लासेस रहेगा, नॉर्मली 1.5 आवर्स का हमारा लेक्चर होता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर 1.5 आवर्स का हम डेली लेक्चर आपको अपलोड कर देते हैं ऐप के ऊपर, तो 160 आवर्स की क्लासेस आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। राइट। और आपको हम डबल वॉच टाइम देंगे। जैसे सपोज करो 160 आवर्स का क्लास है, तो यू कैन वॉच आवर क्लासेस अप टू 320 आवर्स। मतलब एक बार आप पूरा पढ़ लो, फिर भी कंफ्यूजन रहता है, नहीं समझ में आता है, दोबारा पूरा क्लास देख लो। इससे ज्यादा तो आपके पास टाइम भी नहीं होता है, बिकॉज और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सर इसका वैलिडिटी कितने दिन रहता है? जिस दिन आप हमारा कोर्स सब्सक्राइब करोगे वहां से 1 साल का वैलिडिटी होता है, 1 ईयर। 1 ईयर तक ये कोर्स वैलिड होता है। और दोस्तों अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दूंगा, जहां से जाकर आप इजीली इन सारे लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर पाएंगे। वहां पर आपको डेमो भी मिल जाएगा, मेरा जो पीडीएफ है सब कुछ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा वहां पर। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, आपको सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। सर चलो हमने आपसे क्लासेस ले लिया सर, लेकिन सर अगर क्वेरी आया तो हम कैसे पूछेंगे? वीडियो क्लास में क्वेरी कैसे पूछेंगे? दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बिलीव दिलाता हूं कि मैं आप लोगों को जिस मैनर में पढ़ाऊंगा, जितने क्वेश्चंस क्लास में करवाऊंगा, ऑलमोस्ट सारा क्वेरी हम रिजॉल्व कर लेंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको कोई भी क्वेरी आता है, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9829056469। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा। मैं विद इन 24 आवर्स क्वेरी का जवाब दे देता हूं, जल्दी भी दे देता हूं दोस्तों, बिकॉज अगर आप फोन करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि मैं क्लासेस में कहीं बिजी हूं, रिकॉर्डिंग्स में बिजी हूं, ऑफिस में बिजी हूं, क्योंकि आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट ऑल्सो। तो दोस्तों मैं आपको केवल पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा कि ये जो आप इनडायरेक्ट टैक्स का नॉलेज यहां पर ले रहे हो, इसको आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बताकर चलूंगा। राइट। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमारा चैनल टेलीग्राम का ज्वाइन कर लो, सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलती रहेंगी दोस्तों। राइट। सर आप मॉक टेस्ट भी लेते हो क्या? बहुत सारे टीचर पढ़ाकर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको मॉक टेस्ट वही करने के लिए बोलूंगा जो आईसीएसआई का वेबसाइट पर मिलता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई अदर बाहर से टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो वहां पर हो सकता है कि वो लोग उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हो। तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप आईसीएसआई का वेबसाइट से मॉक टेस्ट डाउनलोड करेंगे, उसका प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करवाऊंगा दोस्तों। उसको इवैल्यूएट कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। राइट। तो यकीन मानिए, अगर आप मैं जैसे बोलूंगा वैसे पढ़ोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आईडीटी में आने वाले, है ना? सर एक बात बताओ, कोर्स कैसे है? मैं एक बार थोड़ा सा दोस्तों देखो, पहला पहला क्लास है,
पहली पहली बार है, तो मैं एक बार आपको फटाफट से कोर्स का डिस्क्रिप्शन दे दूं। आप लोगों का जो सीएस प्रोफेशनल एडवांस टैक्स का कोर्स है ना, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पार्ट 1 में जीएसटी है 60 मार्क्स का, कस्टम लॉ 10 मार्क्स का है। बहुत कम वेटेज है कस्टम मार्क्स का, लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा भाई, सिलेबस पूरा है, मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। इट इज अ कंप्लीट रेगुलर क्लास, ये कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, मैं आपको बता दूं। पेपर का पैटर्न, अच्छा ये तो पार्ट 1 हो गया, दैट इज 70 मार्क्स। दोस्तों इंस्टीट्यूट ने पार्ट 2 और दे रखा है हमको, दिस इज डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। मतलब 100 नंबर के पेपर में हम लोगों से ये पता नहीं क्या चाहते हैं। मतलब जीएसटी भी पढ़, कस्टम भी पढ़, और डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्स भी पढ़। लेकिन दोस्तों ये जो पार्ट 2 है ना, इसमें आपका कंपनी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएगा, ठीक है, इंटरनेशनल टैक्स का प्रोविजंस आएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ये 30 मार्क्स भी मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं। मैंने बहुत मेहनत के साथ नोट्स बनाए, मैं उन्हीं नोट्स से आपको पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस भी क्लास के अंदर करवाऊंगा, सारा प्रैक्टिस हम लोग करके चलेंगे दोस्तों। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको प्रॉमिस करना है कि सर आप जैसे कहोगे हम वैसे करेंगे। पेपर का पैटर्न कैसे होता है सर, तो चलो पहला क्लास है तो मैं आपको पेपर पैटर्न भी बता दूं। आपका पेपर पूरा बेसिकली जो है पेपर पेन मोड पर होता है। पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का होता है, कंपलसरी है, जिसमें जीएसटी लाइबिलिटी निकालना, 5-5 नंबर का क्वेश्चंस होता है। जैसे डी वाला ट्रू फॉल्स होता है 1-1 नंबर का, तो टोटल क्वेश्चन 1 आपका 20 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन 2 में आपको चॉइस मिलता है, यू कैन गो फॉर या तो क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स कर लो या क्वेश्चन 2 ए के सारे पार्ट्स कर लो। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पार्ट 2 का कर लिया, कुछ पार्ट 2 ए का कर लिया। तो 2 के अंदर ए बी सी डी 4 पार्ट होंगे, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, कुछ थ्योरेटिकली होंगे, कुछ प्रैक्टिकली होंगे। तो ये 20 मार्क्स का दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन तो आपको मैंने बता ही दिया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो सेकंड ए भी कर सकते हो, इट इज अल्टरनेटिव ऑप्शन। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये भी 5-5 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी काफी ज्यादा आता है दोस्तों एग्जाम में, जीएसटी के पेपर में प्रैक्टिकल पोर्शन काफी ज्यादा आता है। 20 मार्क्स का होता है ये। क्वेश्चन 3 भी ए बी सी डी ई, मतलब इंस्टीट्यूट ऐसे बनाता है क्वेश्चन कि आप छोड़ नहीं सकते सिलेबस को। पार्ट्स में बटा हुआ है कि भाई मैं ये चैप्टर छोड़ दूं, ना भाई ना, एक बार सारा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जब हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये ज्यादा रेलिवेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए बी सी डी और ई, यहां भी 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज कस्टम, कस्टम पर बेस्ड है। कस्टम 10 मार्क्स का आता है, तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, 5-5 नंबर का, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऐसे दोस्तों ये आपका 70 मार्क्स हो गया पार्ट 1 का, राइट। पार्ट 2 में आपसे डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये आपको करना पड़ेगा, कंपलसरी है। 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, राइट। और इसमें थ्योरेटिकल पार्ट होता है, डायरेक्ट टैक्स का जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है ना, वो इसमें कवर्ड होता है। जो आप मेरे हैंडराइटिंग नोट्स को अगर पढ़ेंगे तो सारा अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन मिल जाता है कि भाई या तो पूरा 6 कंप्लीट कर लो या 6A कंप्लीट कर लो, बीच में मिक्स नहीं कर सकते आप। तो आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में भाई कौन सा वाला ज्यादा भारी लग रहा है आपको, कौन सा ज्यादा अच्छे से आ रहा। 6 के ए में 5-5 नंबर का 3 क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल होता है, दूसरा मैट लाइबिलिटी पर होता है, तीसरा वाला 5 नंबर का, ऐसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और 6A में एडवांस टैक्स होती है, कमेंट बेस, कंपनी बेस एडवाइस, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे 15 नंबर का होता है। तो 15 नंबर का 6 और 15 नंबर का 5, तो 30 मार्क्स आपका डीटी का हो गया। 70 मार्क्स में जीएसटी कस्टम आएगा, 30 मार्क्स में आपका डीटी वाला पोर्शन आएगा, इंटरनेशनल टैक्स वाला पोर्शन। तो ये दोस्तों एक कंप्लीट मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि ये हमारा पहला पहला क्लास है दोस्तों। आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, डाउट्स होते हैं, वो सारे मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो चलिए दोस्तों देरी नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर नंबर 1 को,
जिसमें मैं आपको सबसे पहले जीएसटी से स्टार्ट करवाऊंगा। और जब दोस्तों हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे, लास्ट में हम इंटरनेशनल टैक्स को कवर करेंगे। दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये सारे नोट्स आपको मेरी जो एप्लीकेशन है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आपको, जब आप क्लिक करेंगे, वहां पर आपको ये सारी चीजें पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। राइट। तो चलो जी, मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो ये हमारा जो है बेसिक जीएसटी वाला क्लास है। ये देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि सर व्हाट इज टैक्स। देखो मुझे पता है एग्जाम में ये चीजें नहीं आती, लेकिन जब मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों, तो सबसे पहले ये बताना मेरा फर्ज बनता है कि व्हाट इज टैक्स। कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, एक लेमैन आपसे पूछता है बताओ भाई जरा टैक्स क्या है। तो टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी, धन का अनिवार्य रूप से वसूली करना, कंपल्सरी एक्सटोर्शन। अरे देना पड़ेगा, इच्छा वाली बात नहीं है कि सर मेरा मन नहीं है, देना पड़ेगा। तो जब आपको पैसा देना पड़ता है इट इज टैक्स। मुझसे कई लोग बोलते सर एक बात बताओ, मुंबई में भाई लोग होते, हफ्ता वसूली करते, तो उनको भी पैसा देना पड़ता, तो क्या सर वो भी टैक्स है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज टैक्स बनने के लिए लॉ होना जरूरी है। पैसा कंपलसरी लिया, लेकिन साथ में अंडर एनी लॉ, कानून होना जरूरी है। हफ्ता वसूली का हमारे देश में कोई भी कानून नहीं है दोस्तों, कोई लॉ नहीं है। लॉ कहां से बनता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है। लॉ कहां से बनता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है। तो आपको समझ में आया कि टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। कानून होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, बनाया जाता है। दोस्तों लॉ बनाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। लॉ बनाने का जो पावर है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 246 है वहां पर एक बार जरूर ले जाना चाहूंगा कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। दोस्तों ये बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। किसी भी लॉ को बनाने की पावर कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है दोस्तों। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर सेक्शन नहीं होता है दोस्तों, वहां पर आर्टिकल होता है। इट मे बी पॉसिबल कि आप इंटरमीडिएट लेवल पर ये सारी बातें पढ़े हो, लेकिन दोस्तों मैं तो ये मानकर चलता हूं कि आप पहली बार इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो, और मैं आपको सारा बेसिक नॉलेज स्टार्टिंग में दूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा फाउंडेशन, हमारा नींव मजबूत नहीं होगा, तो हमारा बिल्डिंग कैसे बनेगा? ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। तो भाई साहब अगर ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो पहले नीचे का बेस तैयार करना पड़ेगा। बेबी को बेस पसंद है, बेस तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। आर्टिकल नंबर 246 दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ऐसे दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 246 पावर देता है, पावर। और जब आप आर्टिकल नंबर 246 पर जाएंगे, वहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने 3 तरह का लिस्ट प्रकट हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने 3 तरह का लिस्ट प्रकट हो जाएगा, जिसमें एक का नाम है यूनियन लिस्ट, एक का नाम है स्टेट लिस्ट, और एक का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। क्योंकि दोस्तों ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। आपको पता है दोस्तों हमारे देश का स्ट्रक्चर फेडरल है। हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मोदी जी, पूरे देश का एक गवर्नमेंट होता है। दूसरा हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, हर स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट होता है। ममता दीदी होती है वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में गहलोत साहब होते हैं। तो सब स्टेट्स का अलग अलग होता है। बिहार में नीतीश बाबू होते हैं, यूपी में योगी जी होते हैं, एमपी के अंदर शिवराज सर होते हैं। तो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें दोस्तों एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं दोस्तों।
तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनियन लिस्ट बनाता है। आर्टिकल 246 में आपको ये यूनियन लिस्ट मिलेगा। इस यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 1 से लेकर और दोस्तों एंट्री नंबर 97 तक आपको दिया हुआ है। एंट्री नंबर 1 से लेकर और एंट्री नंबर 97 तक आप लोगों को यहां पर मिलेगा दोस्तों। और ये एंट्री क्या कहता है ये मैं आप लोगों को बता दूं। एंट्री नंबर 1 से लेकर एंट्री नंबर 97, एंट्री का मतलब होता है सब्जेक्ट्स। ये वो सब्जेक्ट हैं जिन पर लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, मैं आपको टाइम भी दूंगा दोस्तों, ये सारी बातें नोट करने के लिए टाइम दूंगा। एक बार आप सुन लो मेरी बात को। तो यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स आर देयर। 97 वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और दोस्तों एंट्री नंबर 1 से लेकर एंट्री नंबर 97 यहां पर आपको देखने को मिलती है। एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री 4, बहुत सारी एंट्रीज हैं। लेकिन हम टैक्सेशन पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा स्टार्टिंग होता है एंट्री 83 से। दोस्तों यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 83 कस्टम ड्यूटी लगाने की पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हे सेंट्रल गवर्नमेंट आप कस्टम ड्यूटी लगाओ। दोस्तों कस्टम ड्यूटी कब लगती है आप जानते हो? जब आप इंपोर्ट करते हो, जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स वहां पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। और ये पावर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसके बाद एंट्री नंबर 84 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात करता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जब जब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब जब हमारे देश में कुछ बनाया जाएगा तो उसके ऊपर एक्साइज लगेगा। पर सर अब तो जीएसटी लगने लग गया, अब एक्साइज क्यों लगेगा? अरे दोस्तों मुझे पता है जीएसटी ने एक्साइज को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन दोस्तों आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जहां पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, बिकॉज वो ऐसे आइटम हैं जो अभी तक जीएसटी के एम्बिट में नहीं आए हैं। तो आपको पुराना भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ भी बनाते हो, अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों वहां पर एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है। लेकिन मैंने ब्रैकेट में एक चीज लिखी है दोस्तों, आपको नजर आ गई होगी। मैंने लिखा है एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर ये एल्कोहलिक लिकर क्या चीज है? अरे ये होता है शराब, जिसको कई लोग दारू बोलते हैं। शराब, शराब जो होता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अरे गंदी गंदी चीज, बहुत सारे लोग शराब पीते और ये अपने आप सेल होता। तो शराब एक ऐसा चीज है, एल्कोहलिक लिकर एक ऐसा चीज है, उसको बनाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी एक्साइज नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया ही नहीं। तो सर फिर आप ये कहना चाहते हो कि शराब पर ड्यूटी मत लगाओ, सस्ती कर दो, शराब को खूब पियो? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा। शराब पर एक्साइज लगाने का पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। स्टार्टिंग से दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्साइज लगाने का जो पावर है शराब के ऊपर, एल्कोहलिक लिकर पर, दैट इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि उस पर एक्साइज नहीं लगती, लगती है। लेकिन कौन लगाती है दोस्तों? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, क्योंकि ये दोस्तों स्टेट लिस्ट का मैटर है। तो ये हो गई बात एंट्री नंबर 84, जहां पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने पर एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है, एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके बाद दोस्तों एंट्री नंबर 92A, ये बात करता है सेंट्रल सेल्स टैक्स की। दोस्तों हमारे देश में सेल टैक्स लगाया जाता था। सेल टैक्स कब लगाया जाता था? जब प्रोडक्ट सेल होता था। मैन्युफैक्चरिंग करना एक अलग इवेंट है,
और मैन्युफैक्चर करने के बाद उस प्रोडक्ट को बेच देना, उसको सेल कर देना एक अलग इवेंट है। तो जब जब दोस्तों किसी प्रोडक्ट को बेचा जाता है, जब जब किसी प्रोडक्ट को बेचा जाता है माय डियर फ्रेंड, उसके ऊपर सेल टैक्स लगाया जाता है। लेकिन सेल टैक्स लगाने का पावर भी स्टेट के पास है। ये देखो, एंट्री नंबर 54 जो है स्टेट लिस्ट का, वो कहता है कि जब जब प्रोडक्ट बेचा जाएगा विद इन अ स्टेट, तो वहां का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पर टैक्स लगाएगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब आ जाती है जब कोई भी प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर सेल होता है। जब हम किसी प्रोडक्ट को फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट सेल करते हैं, तो उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाने की बात आती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसी सेल को हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट का मतलब होता है दोस्तों फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो जब जब सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगी, उसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है अंडर एंट्री नंबर 92A। तो ये पहले लगाई जाती थी, लेकिन आजकल तो भाई जीएसटी आ गया। लेकिन मेरे को आपको पहले का बताना बहुत जरूरी है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि महाराष्ट्र से गुड्स राजस्थान आ रहा है दोस्तों। इट इज अ मैटर ऑफ इंटर स्टेट सेल। सो द क्वेश्चन अराइज दैट हु विल कलेक्ट द सेंट्रल सेल्स टैक्स। देखो दोस्तों, लगेगा कि जब सेंट्रल सेल्स टैक्स है तो इट शुड बी कलेक्टेड एंड लेविएड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट वन मोर थिंग यू शुड नो, सेंट्रल सेल्स टैक्स इज अ मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला मेरे पास एक्साइज है, मेरे पास कस्टम है, मेरे पास और भी बहुत सारे इनकम टैक्स वगैरह है, स्टेट तुम्हारे पास क्या है? स्टेट बोला मेरे पास मां है, नहीं मेरे पास स्टेट वैट है। तो सेंट्रल ने बोला एक काम करो, तुम्हारे स्टेट में जो सेल होती है वो तो तुम रख ही लो, अनदर स्टेट का सेल होएगा तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही रखेगा। अब लड़ाई ये है दोस्तों, इट इज अ मैटर ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स, इट इज लेविएड बाय द सेंट्रल, बट द सेंट्रल हैज गिवन द पावर टू द स्टेट्स कि सेंट्रल सेल्स टैक्स तुम लोग ही लगाओ और तुम ही उसको कलेक्ट करो। प्रॉब्लम इज दैट महाराष्ट्र से सेल हुआ राजस्थान के लिए, इट इज इंटर स्टेट सेल माय डियर फ्रेंड्स। प्रॉब्लम इज दैट who will leviate and collect the central sales tax, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट। तो दोस्तों सीएसटी का जो कानून था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जीएसटी नहीं बोल रहा मैं, सीएसटी बोल रहा, तो उसमें यह लिखा था जो स्टेट गुड्स का मूवमेंट करेगा, जहां से गुड्स को मूव किया जाएगा वो स्टेट टैक्स कलेक्ट करेगा। मतलब जो ओरिजिन स्टेट होगा, अगर महाराष्ट्र से गुड्स राजस्थान जा रहा है तो टैक्स लगाने का पावर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्ट करेगी। ये हमारे देश में दोस्तों पुराने प्रोविजंस थे इन रिगार्ड टू सेंट्रल सेल्स टैक्स, और इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। अब वो प्रॉब्लम्स क्या आती थी और उसको कैसे सॉल्व किया जीएसटी ने, यही बात मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसके बाद दोस्तों एक एंट्री नंबर 97 भी यहां पर है। एंट्री नंबर 97 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कैसे है इंटरेस्टिंग ये बात मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। इसको मैं इंटरेस्टिंग ऐसे बोलता हूं, जैसे मेरी बात को यूं समझिएगा, मेरी बात को यूं समझिएगा, हमारे देश में गुड्स के ऊपर बहुत पहले से टैक्सेस लगाए जा रहे थे, लेकिन 1990 की बात बता रहा हूं, थोड़ा सा पास्ट जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, वैसे मेरा नाम अमित खांडल है और मैं डॉक्टरेट हूं और मैंने सीए कर रखा है। तो मेरा स्पेसिफिक जो रिसर्च था डॉक्टरेट में दैट इज टैक्सेशन, वैट, जीएसटी। तो मैंने वहां पर बहुत पुराना हिस्ट्री पढ़ा, लेकिन आप लोगों के इतना काम नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बताता हूं। 1990 में दोस्तों हमारे देश में एक रिफॉर्म कमेटी बनाया गया और उसका नाम था टैक्स रिफॉर्म कमेटी।
एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी? डॉक्टर राजा जे चिलैया। तो ये कमेटी इसलिए बना कि भाई हमारे देश में जैसे गुड्स के ऊपर तो टैक्स लग रहा था, सर्विसेज के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा था। तो डॉक्टर राजा जो चेयरमैन थे उन्होंने बोला कि जैसे गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है वैसे सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगाओ, वैसे सर्विस के ऊपर भी टैक्स लगाओ। और 1994 में दोस्तों हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2 बार यूपीए गवर्नमेंट में, एट 1994 में दोस्तों वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो आप उनको ऐसे मत समझ लेना कि वो मनमोहन है भाई, बहुत लर्नेड पर्सन रहे हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे 1994 में। उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने 1990 में जो कमेटी बनी थी उसके रिकमेंडेशंस को फॉलो किया और हमारी कंट्री में पहली बार सर्विस टैक्स नाम की एक चीज निकल कर आई। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या आई मैं आपको बताता हूं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स लगाने के बारे में सोचा तो एंट्री नंबर 1 से लेकर और एंट्री नंबर 96 तक चेक किया, कहीं पर भी सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाने का पावर नहीं था। दोस्तों जिसने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा अंबेडकर ने बनाया, लेकिन क्या वो सब कोई भगवान थे कि उन्हें पता था कि सारे मैटर लिख दो? तो दोस्तों उन्होंने एक एंट्री नंबर 97 बनाया था और आपको इस एंट्री नंबर 97 के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंट्री नंबर 97 एक रेजुडरी एंट्री है दोस्तों। रेजुडरी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा मैटर जो एंट्री नंबर 1 से लेकर और एंट्री नंबर 96 के बीच में अगर कवर्ड नहीं होता है और इट इज नॉट अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस मैटर के ऊपर लॉ बना सकती है। और ये लॉ बनाने का जो पावर है माय डियर फ्रेंड्स, ये एंट्री नंबर 97 से मिलता है। जिसका कोई नहीं होता उसका एंट्री नंबर 97 होता है। तो हमारे देश का केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जब 1994 में सर्विस टैक्स लगाने के बारे में सोचा तो सोचो पावर कहां से मिली होगी, क्योंकि उसका तो कोई एंट्री नहीं था। तो एंट्री नंबर 97 जिसको हम रेजुडरी एंट्री बोलते हैं, वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर लिया सर्विस टैक्स लगाने का। तो 1994 में इस सर्विस टैक्स नाम के बच्चे का जन्म हुआ दोस्तों। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सर्विस टैक्स जब हमारे देश में पहली बार लगाया गया तो दोस्तों ये एक छोटा बच्चा था। मतलब हमारे देश में पहली बार ओनली 3 सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगाया गया। और आप जानना चाहेंगे कि वो 3 सर्विसेज कौन सी थी? दोस्तों उन 3 सर्विसेज में पहला नाम था टेलीफोन सर्विस, दूसरा नाम था स्टॉक ब्रोकर वाली जो सर्विस होती है, और तीसरा था इंश्योरेंस। इन 3 सर्विसेज के ऊपर पहली बार सर्विस टैक्स लगा। उस टाइम पर सर्विस टैक्स एक छोटा बच्चा था। और ये छोटा बच्चा जब इसका जन्म हुआ दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग, इसके फादर मदर इसको छोड़ के चले गए और ये जोर जोर से रोने लगा, उआ उआ उआ, बहुत जोर से रोने लगा। तो दोस्तों वहां से सेंट्रल एक्साइज वालों का गाड़ी जा रहा था। सेंट्रल एक्साइज वालों को रोने का आवाज सुनाई दिया कि यार ये कौन छोटा बच्चा जो जोर जोर से उआ उआ करके रो रहा है। एक्साइज वालों ने अपना गाड़ी वहां पर रोक लिया दोस्तों और देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। तो एक्साइज वाले उस छोटे बच्चे के पास गए और बोले, हे छोटे बच्चे तुम क्यों रो रहे, तुम्हारा नाम क्या है? कि सर मेरा नाम सर्विस टैक्स है। कि तुम्हारे फादर मदर कहाँ हैं? कि जी मेरे फादर मदर मुझे छोड़कर चले गए। कि तुम्हारे फादर मदर का नाम क्या है? फाइनेंस एक्ट 1994। दोस्तों सर्विस टैक्स का जो जन्म हुआ ये फाइनेंस एक्ट 1994 से हुआ। तो सर्विस टैक्स के फादर मदर का नाम था फाइनेंस एक्ट 1994। तो एक्साइज वालों ने बोला कि बेटा रो मत। उनको दया आ गई दोस्तों, उन्होंने उस बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उस बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। जैसे ही घर पर पहुंचे बड़ी बहन एक्साइज ड्यूटी इंतजार कर रही थी। बड़ी बहन एक्साइज ड्यूटी ने बोला, अरे ये छोटा बच्चा कौन है? तो
जो गाड़ी में लोग थे वो बोले कि तुम कहते थे ना भैया नहीं है, भैया नहीं है, ये लो भैया, ये भैया है तुम्हारा सर्विस टैक्स, इसका ध्यान रखना, इसका लालन पालन और पोषण तुम करना। बड़ी बहन एक्साइज ड्यूटी बोली मुझे भैया मिल गया, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगी। दोस्तों, ईयर 1994 से लेकर और आज तक, जब जीएसटी आया 2017 में, उससे पहले तक सर्विस टैक्स का लालन पालन और पोषण एक्साइज डिपार्टमेंट ने किया। एक्साइज डिपार्टमेंट ने इसका लालन पालन और पोषण किया। दोस्तों, सर्विस टैक्स 3 सर्विसेज से शुरू हुआ था, छोटा बच्चा था। एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर इसमें नई नई सर्विसेज ऐड करते गए, 3 के बाद और 3, फिर 5, फिर 10, ऐसे करते करते दोस्तों सर्विस टैक्स एक गबरू जवान हो गया। ऐसा नहीं है कि इसके मम्मी पापा इससे मिलने नहीं आते दोस्तों, एवरी ईयर आते हैं। हर साल हमारे देश में फाइनेंस एक्ट पास होता है, बजट पास होता है, लेकिन इसके मम्मी पापा इसको चॉकलेट देकर चले जाते हैं, इसको कपड़े देकर चले जाते हैं, मतलब इसमें छोटा छोटा अमेंडमेंट करके चले जाते हैं। 2012 दोस्तों, 2012 हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री प्रणब मुखर्जी साहब, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अब तो खैर अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोस्तों प्रणब मुखर्जी सर ने क्या किया कि सर्विस टैक्स 119 सर्विसेज से ज्यादा हो गया, एक बड़े लेवल पर एक बहुत बड़ा टैक्स का वो बन गया वो। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने बोला कि अब पूरी सर्विसेज पर, वायुमंडल में जितनी सर्विस होती हैं, सबके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, एक्सेप्ट सम नेगेटिव लिस्ट। कुछ सर्विसेज को छोड़ दिया गया। पहले सेलेक्टिव अप्रोच थी, 2012 में दोस्तों हमारे देश में कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच आ गई। ऑल सर्विसेज आर लाइबल फॉर सर्विस टैक्स एक्सेप्ट सम सेलेक्टेड सर्विसेज। और दोस्तों सर्विस टैक्स का स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो 2012 के बाद फिर 2017 आया, फिर तो जीएसटी आ ही गया, और जीएसटी के बारे में तो हम सारी बातें पढ़ेंगे ही। तो ये 97 नंबर का एंट्री दोस्तों एक रेजुडरी एंट्री है, जो कि पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इफ द कोई भी ऐसा मैटर जो कहीं पर भी एंट्री 1 से 96 में नहीं है, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, तो गवर्नमेंट वहां पर सेंट्रल का लॉ बना सकता है। सर्विस टैक्स का लॉ ऐसे ही बना था। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप इसको हल्के में मत लेना। ये आपके कोर्स में है, आपकी बुक में है, आपके स्टडी मैट में है। यहां से छोटे बड़े, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन छोटे क्वेश्चंस बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। इसके बाद दोस्तों स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर वो मैटर होता है जिस पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर लॉ नहीं बना सकती, कभी नहीं बना सकती दोस्तों। और इसके अंदर एंट्री नंबर 1 से लेकर और एंट्री नंबर 66 तक होता है। तो दोस्तों वो सारा एंट्री तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो अपना टैक्स से रिलेटेड एंट्री पढ़ेंगे। तो एंट्री नंबर 51 क्या बोलता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर होता है। और मैं आपको बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट केवल अल्कोहलिक लिकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, आज भी लगाती है, पहले भी लगाती थी। क्योंकि दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक्साइज ड्यूटी, स्टेट लेवल वैट, जितने भी पुराने टैक्सेस हैं, वो सारे अल्कोहलिक लिकर पर आज भी एप्लीकेबल है। एंड अल्कोहलिक लिकर इज नॉट अ मैटर ऑफ जीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट का एक प्यार है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का बचपन का प्यार है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे टैक्स नहीं लगाती, सारा का सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो एंट्री नंबर 51 स्टेट एक्साइज ड्यूटी की बात करती है। अल्कोहलिक लिकर पर एक्साइज लगाने का पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंट्री नंबर 54 वैट और सेल टैक्स। कोई भी प्रोडक्ट का सेल अगर स्टेट के अंदर होगा तो उस पर जो लोकल वैट होता है, जो लोकल सेल टैक्स होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाता है। पहले लगाता था, अब तो जीएसटी में मर्ज हो गया, लेकिन आज भी बहुत सारे आइटम ऐसे हैं दोस्तों जिन पर लोकल वैट लग रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है,
शराब है, बिकॉज इट इज नॉट इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी। तो गवर्नमेंट जमकर कमाई करता है। स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स यही है। स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहता कि शराब जो होता है, अल्कोहलिक लिकर है, वो जीएसटी के एम्बिट में आए। स्टेट गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है और जमकर टैक्स लगाते हैं, फिर भी बहुत लोग पीते हैं। महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, तो लोग जमकर पीते हैं दोस्तों, अपने आप सेल होता है। तीसरा लिस्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो मैटर्स होते हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। दोनों गवर्नमेंट के पास लॉ बनाने का पावर है दोस्तों। और इसमें नॉर्मली सिविल मैटर्स आते हैं, इसमें क्रिमिनल मैटर्स आते हैं, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी, मिली जुली सरकार की तरह। अगर दोनों सरकार में कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, ममता दीदी और मोदी जी में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है दोस्तों, तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा है कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। तो ये पहला पहला क्लास था, पहला पहला दिन था। तो मैंने आप लोगों को एक बेसिक बातें बताई कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक होगा, ये सारी बात मैंने बताई दोस्तों। और मैंने एक आपको जानकारी दी कि टैक्स कैसे लगता है, पावर कहां से आती है। दोस्तों मुझे बताओ, यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ये कहां बनता है? दोस्तों ये हमारे देश के संसद में बनता है, पार्लियामेंट में बनता है। आपने पार्लियामेंट देखा है? नहीं सर, टीवी में देखा है, गोल सा बिल्डिंग होता है। दिल्ली में एक ही पूरा देश का पार्लियामेंट है, वहां पर लॉ बनता है। और आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश का लॉ कैसे बनता है। हमारे देश के अंदर हम जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुनकर भेजते हैं, इनको चुन चुन कर वहां पर भेजा जाता है, ये लोग वहां पर लॉ बनाते हैं। स्टेट लिस्ट के जो मैटर हैं, वहां पर लॉ बनाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट गवर्नमेंट का लॉ कहां पर बनता है? स्टेट असेंबली में बनता है, विधानसभा में बनता है। आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो। मेरा ऑफिस भी विधानसभा के पास है, राजस्थान विधानसभा के पास, वहां पर लॉ बनता है। अभी मन करे तो आना, मैं दिखाऊंगा आपको। कॉन्करेंट लिस्ट में तो दोनों सरकार लॉ बना सकती है। तो ये सारी बात है दोस्तों। तो बेसिकली आर्टिकल नंबर 246 पावर देता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, एक सिस्टम डेवलप किया गया है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 246 ए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। एक नई आर्टिकल, सेक्शन मत बोलना, आर्टिकल जोड़ा गया, जिसके थ्रू हमारी कंट्री में एक जीएसटी नाम का बहुत बड़ा रिफॉर्म, आज तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। क्लास कैसे लगी दोस्तों, एक बार लाइक देकर मेरा उत्साह बढ़ा दीजिएगा और इसको अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको बिलीव दिलाता हूं दोस्तों, इस सब्जेक्ट में यू कैन गेट 70-80 प्लस मार्क्स। बस आपको वैसे करना है जैसा मैं आपको बोल रहा हूं, आप बहुत अच्छा यहां पर स्कोर करोगे माय डियर फ्रेंड। राइट? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा और ये वीडियो मेरा यूट्यूब पर अपलोड होएगा, चैनल पर बने रहिएगा। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी आने वाले टाइम में। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। जैसे ही नए वीडियोस अपलोड होंगे, आपको तुरंत उसका जानकारी मिल जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू वेरी मच।